Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 16th of November 2021। तो 16 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जो कि पसंद आएगा ही, आप इसको वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स। इसके अलावा हमने जो करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें ऐसे राइटिंग और 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स भी आपके इन्वॉल्व होंगे प्रीलिम्स के लिए, वो सीरीज कल से स्टार्ट कर दी गई है। बहुत ही बेसिक वीडियो भी डाला है वैसे मैंने, इंट्रोडक्शन टू ऐसे राइटिंग, हमने वहीं से स्टार्ट किया है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दैट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। पहले आज के प्रीलिम्स के लिए सवाल जो आपको सॉल्व करने हैं, आप प्लीज आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला सवाल है, चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी, चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस। एक्चुअली मैं इसमें एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं, आप लिख लीजिए। वेल्थ ऑफ नेशंस करके एक बुक भी थी जो एडम स्मिथ ने बहुत पहले लिखी थी। एडम स्मिथ ने लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस करके किताब। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज की गई है। आपको बताना है कि किसने ये रिपोर्ट रिलीज की है, IMF ने, अंकटाड ने, वर्ल्ड बैंक ने, या यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रेफरेंस टू पेपियर मैशे। पेपियर मैशे कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट आर्ट क्राफ्ट के रूप में आता है। आपको बताना है कि पेपियर मैशे के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, सेंट मीर सैयद अली हमदानी फ्रॉम पर्शिया इज सेड टू हैव ब्रॉट दिस क्राफ्ट टू कश्मीर। इस क्राफ्ट को सेंट मीर सैयद अली हमदानी लेकर के आए थे पर्शिया से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन क्रिएटिंग कलरफुल यूटिलिटी एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द वॉलनट ट्रीज, यानी कि वॉलनट ट्रीज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है इसको। दिस इज द स्टेटमेंट, वॉलनट ट्रीज का यूज करके प्राइमरली कलरफुल यूटिलिटी एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इसको जॉइंटली रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ निकालते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग फ्रॉम द अर्लियर रैंकिंग ऑफ 2020, मतलब 2020 की रैंकिंग से हमने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। अब आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना, कमेंट सेक्शन में आपके अटेम्प्ट मिलने चाहिए, है ना। और अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तब तो और ज्यादा आपको जरूरत है कि आप इसको अटेम्प्ट करें। तो मैं आपको आंसर्स बताता हूं एक एक करके। पहला सवाल मैंने पूछा था चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने निकाला है चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस, तो आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा सवाल मैंने पूछा था पेपियर मैशे के रूप में कश्मीर के बारे में, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेंट मीर सैयद अली हमदानी इसको पर्शिया से लेकर के आए थे क्राफ्ट को टू कश्मीर। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसमें वॉलनट ट्रीज का नहीं बल्कि पेपर पल्प का यूज किया जाता है। पेपर पल्प इज यूज्ड इन पेपियर मैशे, इसको याद रखिएगा। पेपियर मैशे पेपर पल्प का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पेपियर मैशे पड़ा भी है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। तीसरा सवाल था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के रिगार्डिंग, तो जॉइंटली पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ इसको निकालते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत जरूर है, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग पहले 94 थी और अभी हमारी 100 से ऊपर 101 102 के आसपास है। तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर इसका भी ए यानी कि 1 ओनली ही रहेगा। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 3 में से कितने क्वेश्चन थे आपने सही किए थे, और प्लीज ईमानदारी से बताना, है ना, उसमें चीटिंग नहीं। मेंस क्वेश्चन आज का आप लोग लिख लो। आज का मेंस क्वेश्चन है, बैट्स हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड स्पीशीज। बैट्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड स्पीशीज है। आपको बताना है कि हाउ कैन वी कोएग्जिस्ट विद द बैट्स इन द रिसेंट टाइम्स। अभी रिसेंट टाइम्स में हम किस तरीके से बैट्स के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, दिस इज द थिंग, ठीक है ना। तो ये आंसर लिखना। कल बहुत लोगों ने आंसर कल भी लिखा, दीक्षा शर्मा, आई थिंक मैं पहली बार उनका आंसर पढ़ रहा हूं, तो आई होप शी इज अटेम्प्टिंग फॉर द
फर्स्ट टाइम, सो दैट वाज अ वेरी गुड अप्रोच, अच्छा किया। रजत एज ऑलवेज अटेम्प्टेड द आंसर, एंड इसके अलावा एक दो आंसर्स और थे, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम्स, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने और अटेम्प्ट किया था। कीप अटेम्प्टिंग द आंसर्स, कीप राइटिंग द आंसर्स, बहुत ही अच्छी अप्रोच है आप लोग की, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। जो पहली न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो भोपाल में थे, यानी कि मध्य प्रदेश में थे, है ना, और कल उन्होंने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। रानी कमलापति एक्चुअली में लास्ट हिंदू गोंड रूलर थी, है ना, तो ये इनका नाम याद रख सकते हैं आप। शी वॉज द लास्ट हिंदू गोंड रूलर एंड रानी कमलापति बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, स्पेशली इन द ट्राइबल, अगर आप बात करें स्फेयर में, तो शी इज़ अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर। एंड कल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी कल का दिन डिक्लेयर कर दिया गया है, तो याद रखिएगा कि कल पहला जनजातीय गौरव दिवस था, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इट वॉज द फर्स्ट वन, कल का जो दिन था, यानी कि 2021 का एडिशन था जो 15 नवंबर का, वो पहला जनजातीय गौरव दिवस था। दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। तो भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया जा रहा है, ये आपको जरूर याद रखना है। अब यहाँ पे कैसे नाम चेंज होता है, हाउ द नेम ऑफ स्टेशन गेट चेंज, ये हम देख लेते हैं। देखो, इंडियन रेलवे जो होता है वो स्टेशन को ओन जरूर करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का है इंडियन रेलवे, वो स्टेशन को ओन जरूर करता है, लेकिन जो नाम चेंज करने का है, ये सारी चीजें हैं, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज नाम नहीं चेंज करती है, एंड इंडियन रेलवेज स्टेशन के नाम नहीं चेंज करती है। इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट एक्चुअली। जो रेलवे स्टेशन हैं जिस स्टेट में, वहां पे नाम वो स्टेट गवर्नमेंट ही चेंज करती है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो रहती है वो नोडल मिनिस्ट्री रहती है फॉर द नेम चेंज। कौन सी मिनिस्ट्री रहती है नाम चेंज करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज एक्चुअली द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द नेम चेंज। स्टेट गवर्नमेंट सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो रहती है वो अप्रूवल देती है, एंड वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को लूप में रखती है, मतलब वही वे प्रतिलिपि या सीसी कहना चाहिए, वह उनको भेजते रहते हैं हर लेटर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लूप में जरूर रहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जब अप्रूवल देते हैं तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को लूप में रख करके उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है ना। एंड ये भी इंश्योर किया जाता है एक्चुअली में कि कोई दो स्टेशंस का नाम सेम ना हो, दे शुड नॉट बी सेम, क्योंकि उसके बाद फिर उनका कोड बनाया जाता है। जब आपने देखा होगा, जब आप रेलवे की टिकट्स करते हैं तो आपको मिलता होगा ना, जैसे भोपाल है सपोज, तो वो उसका आई थिंक BPL है, BHO है, आई डोंट नो द कोड, लेकिन इस तरीके से कोड एक यूज होता है। हजरत निजामुद्दीन है जैसे, तो NZM करके कुछ कोड यूज होता है। दिल्ली है तो DEL करके कोड यूज होता है। तो ये कोड्स भी बनाए जाते हैं फिर, है ना। तो ये इसके बाद की प्रोसेस है, आपको ये भी याद रखना है कि इसके बाद नाम चेंज होने के बाद बहुत सारी प्रोसेस और भी की जाती है। स्टेशन कोड बनाया जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है टिकट्स में वही एंट्री आने लगे। जो फिजिकल चेंजेस हैं वो भी किए जाते हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर वो नाम चेंज करना है, रेलवे स्टेशन के अंदर वो नाम चेंज करना है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का काम रहता है, ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिल जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल होती है, ये मैंने आपको बताया, और किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होती है ये अपन ने डिस्कस किया इसमें। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे देखते हैं PM रीचेज आउट टू ट्राइबल पीपल एंड व्हील्स स्कीम्स। अब कल का मैंने आपको दिन क्या बताया है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा 15 नवंबर को। एंड कल यहाँ पे रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम भी इन्होंने इनॉग्रेट किया था, याद रखिएगा। इसी जनजातीय गौरव दिवस पे बिरसा मुंडा म्यूजियम जो था वो भी लॉन्च किया गया था। एंड और वेलफेयर स्कीम्स भी हैं जो कि ट्राइबल्स के लिए स्पेशली लॉन्च की गई हैं। सो ये आपको याद रखना है, बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची में आपको याद रखना है कि इनॉग्रेट किया गया। बिरसा मुंडा के बारे में आप सब जानते होंगे। उलगुलन आप सबको नाम आपने सुना होगा, उलगुलान, ये नाम आपने सुना होगा। जो ये छोटा नागपुर वाला रीजन है, यहाँ पे इन्होंने उलगुलान या फिर एक जो काफ़ी जो आउटसाइडर लोग थे, आउटसाइडर्स के अगेंस्ट इन्होंने बहुत बड़ा एक मतलब इन्होंने मुहिम छेड़ी थी, एंड काफ़ी इन्होंने ट्राइबल्स की मदद भी की थी। बिरसा मुंडा ने उनको रोल मॉडल के, जननायक के रूप में, रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, बिरसा मुंडा। उलगुलान शब्द जरूर याद रखना। छोटा नागपुर वाला जो रीजन है ना, छोटा नागपुर वाला रीजन, झारखंड वाला रीजन, वहाँ पे उलगुलान इन्होंने किया था। एंड
ये टर्म यूपीएससी ने पूछा हुआ है और रीजन के स्पेसिफिकली पूछा हुआ है ना, तो इसको याद रखना है। ट्राइबल रेबेलियन से एसोसिएटेड है और छोटा नागपुर झारखंड वाले रीजन से रिलेटेड है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये जो ये म्यूजियम है जनजाति, ये बिरसा मुंडा म्यूजियम, ये 10 और ऐसे और ट्राइबल कल्चर को डेडिकेटेड म्यूजियम्स आएंगे, उसमें से पहला है ये, एंड दिस इज डेडिकेटेड टू द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा के लिए डेडिकेटेड है। आप लोग एक काम करना, मुझे आप लोग को एक मैं होमवर्क दे देता हूं, आप लोग एक काम करिए, आप जो स्पेक्ट्रम है या फिर जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसकी जो ट्राइबल रेवेलियन वाली जो चैप्टर है ना, ट्राइबल रेवेलियन वाला जो चैप्टर है वो आप मुझे पढ़ करके बताओ, ठीक है ना। ट्राइबल रेवेलियन वाला चैप्टर आप मुझे पढ़ करके दिखाओ और उसमें जो जो नाम आए उनके नाम आप बता सकते हो, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच यू मस्ट डू, आप लोग करिएगा, ठीक है। और बिरसा मुंडा जी के बारे में याद रखिएगा कि उनको धरती आबा भी कहा जाता है, फादर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज द धरती आबा, अब्बा आबा जो भी आप बोले, लेकिन ही इज नोन एज द फादर ऑफ द अर्थ, इनको कहा जाता है। एंड ट्राइबल कम्युनिटी को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, आउटसाइडर्स के अगेंस्ट इन्होंने मतलब कि लेकर के आए थे ये बिरसा मुंडा, तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि ये उनके अगेंस्ट लेकर के आए थे। एंड मेंबर्स ऑफ द मुंडा एंड द ओरांव कम्युनिटी, कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग थे? मुंडा और ओरांव कम्युनिटी के लोग थे, जिनको कि इन्होंने ब्रिटिशर्स की जो कन्वर्जन वाली एक्टिविटीज़ थी उनके अगेंस्ट, है ना, ये सारी चीज़ें। एंड इन्होंने यही मुंडा रेबेलियन किया था जो कि 1899-1900 के आसपास का टाइम पीरियड था। 1899 से 1900 का टाइम था जब बिरसा मुंडा ने यहाँ पे मुंडा रेबेलियन, जिसको बहुत फेमस है मुंडा रेबेलियन, वो किया था। एंड एक्चुअली मैं किसके अगेंस्ट किया था ये भी आपको बता दूं, तो जो लैंड की पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, वो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो ये आपको याद रखना है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की जो लैंड पॉलिसीज थी देवर डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल सिस्टम, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स, ये जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स थे, दे वर ऑल्सो टेकिंग ओवर द लैंड्स, एंड जो आउटसाइडर्स थे वो, एंड मिशनरीज जो थे उनका ट्रेडिशनल कल्चर जो था उसको ख़त्म कर रहे थे। तो ये जो उलगुलन है, उलगुलन को ही ग्रेट टमल्ट बोलते हैं। उलगुलन को क्या बोलते हैं? ग्रेट टमल्ट। ये ग्रेट वॉर आप बोल सकते हैं। उलगुलान को ही ग्रेट, मैं लिख देता हूँ ग्रेट, ये TUMULT, द ग्रेट टमल्ट बोलते हैं उलगुलान को, ठीक है ना। एंड ये मूवमेंट था जो कि आया विच वॉज एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग द मुंडा राज, है ना, ड्राइविंग द आउट द ब्रिटिशर्स एंड आउटसाइडर्स। जो आउटसाइडर्स थे, आई थिंक आउटसाइडर्स के जो टर्म यूज होता था उस समय वो दीकू यूज होता था। दीकूज वर द आउटसाइडर्स, दीकू नाम का टर्म यूज होता था। एंड आउटसाइडर्स को बाहर करना था, ये इनका मेन एम था। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बिड टू गेट हेरिटेज स्टेटस फॉर अ जैक फ्रूट ट्री। अब यहाँ पे एक जैक फ्रूट ट्री है जो कि लगभग 250 साल पुराना है। मगधी तालुक जो कर्नाटका का है वहाँ पे ये लोकेटेड है। कहाँ पे है? मगधी तालुक। और कहाँ पर है ये? कर्नाटका में लोकेटेड है। जैक फ्रूट ट्री है ना। आई थिंक जैक फ्रूट यानी कटहल होती है ना, तो कटहल का ये पेड़ है। एंड इट इज अराउंड नियरली 250 years old, located 40 kilometers from Bengaluru, and it is believed to be Karnataka's oldest tree of this variety. It is the oldest tree of this variety. इसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा डेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड वहाँ के लोगों को मतलब हर साल लगभग 250 से 300 फ्रूट्स ये बियर करता है। लगभग 8 से 20 किलो तक का वो फ्रूट हो सकता है। 250 to 300 फ्रूट्स एंड 8 to 20 kg तक का ये फ्रूट हो सकता है, ठीक है ना, जैक फ्रूट। एंड ये काफ़ी फेमस है। इसको हेरिटेज स्टेटस दिलवाने की बात चल रही है, तो आपको मैंने बता दिया, थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया। बस आप नॉलेज में रखना, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करना, लेकिन हाँ अपने नॉलेज में रखना। कल को अगर कहीं भी अनशन जगह पूछ लिया या यूपीएससी ने ही पूछ लिया तो वहाँ हमको आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना है। अगली जो चीज़ है वो है मन्नू भंडारी, अ सॉफ्ट सेल्फ एफेसिंग येट फर्म क्रिएटिव वॉइस। अब ये मन्नू भंडारी आप सबको पता है कि एमिनेंट हिंदी राइटर है। शी इज़ अ एमिनेंट हिंदी राइटर मन्नू भंडारी, एंड शी इज़ नो मोर विद अस, हमारे साथ अब ये नहीं है। एंड मन्नू भंडारी जी का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ राइटिंग एंड ऑल। एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मैं आपको दिखा दूँ। एक इनकी एक्सपेरिमेंटल नॉवेल थी 1 इंच मुस्कान, 1 इंच स्माइल जिसको कहा जाता है, 1 इंच मुस्कान।
लिख सकते हैं आप लोग। एंड इसके अलावा इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, आई थिंक राजेंद्र यादव जी उनका नाम था, उनके साथ मिलकर के नई कहानी इन्होंने लिखी थी। नई कहानी, द नई कहानी यानी न्यू स्टोरी, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके अलावा इन्होंने आपका बंटी, इनकी जो फर्स्ट नॉवेल थी मन्नू भंडारी की होती आपका बंटी, आप लिख सकते हैं कामों को तो लिख ही लीजिए, कल को पूछ ले आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, ये किस राइटर की रचनाएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका बंटी वॉज अनदर बुक रिटन बाय हर। इसके अलावा इनके कुछ कलेक्शंस थे, जैसे एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, संपूर्ण कहानियाँ, बिसाइड महाभोज। इसके अलावा एक प्ले भी इन्होंने लिखा था, बिना दीवारों के घर, है ना। तो ये दे आर क्वाइट पॉपुलर, आप इनको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। पेगासस इंक्वायरी मस्ट रिवर्स द चिलिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर यह आर्टिकल लिखा गया है पेगासस के ऊपर। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि पेगासस एक इजरायली कंपनी द्वारा बनाया गया एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर नाम से ही क्लियर है, स्पाईवेयर क्या काम करता होगा। स्पाईवेयर काम करता है स्पाई करने का, यानी कि दूसरों के मोबाइल में छोड़ दो, उनके चैट्स पढ़ लो, उनके कॉल रिकॉर्ड सुन लो, इनके कॉल रिकॉर्ड देख लो, ये सारी चीज़ें करने का काम पेगासस करता है। अब यहाँ पे पेगासस के रिगार्डिंग अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक कमेटी बनाई है, 3 मेंबर कमेटी बनाई है, एनवी रामना जी ने कॉन्स्टिट्यूट की है, 3 मेंबर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। इट विल बी ओवरसीन बाय अ रिटायर्ड जज ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जजेस को ओवरसी करेंगे। एंड 3 मेंबर कमेटी है जो कि बनाई गई है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसका इम्पैक्ट जो रहेगा वो क्यों रहेगा, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसका इसलिए किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि क्या रीजंस थे, क्या डीप डाउन रीजंस थे, एंड क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसा किया गया गवर्नमेंट द्वारा कि उन्होंने ये सब किया भी कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें देखने के लिए, ठीक है ना। एंड इंडिया एक पहली ऐसी जगह है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जहाँ पे इंक्वायरी की जा रही है रिगार्डिंग द पेगासस। ये पहली ऐसी जगह है ना, जहाँ पे इंक्वायरी की जा रही है। दिस डायनामिक, और मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि ये एक काफ़ी वरिंग फैक्ट है। वरिंग फैक्ट क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये गवर्नमेंट जो है उसकी पावर ऐसे अनलिमिटेड तरीके से स्नूपिंग या अनलिमिटेड तरीके से सर्विलेंस नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जब ये क्लियर किया हुआ है कि बहुत ही रेयर केसेस में आपको सर्विलेंस या इसकी परमिशन होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, देखो 2-3 चीज़ें पहले आप फैक्ट लिख लो, 2-3 फैक्ट ये लिख लो कि पहली चीज़ तो ये कि जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी लिमिटेड इन केसेज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूँ मैं, इसको लिख लेना। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी लिमिटेड इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लिमिटेड स्कोप है, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि हाँ लिमिटेड स्कोप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये देखते हुए कि बिना किसी वैलिड रीजन के, बिना किसी स्ट्रांग पॉइंट के आप राइट टू प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे भी इंपॉर्टेंट केस है, 2017 का केस। अगर के.एस. पुट्टास्वामी केस अगर आपको याद हो, के.एस. पुट्टास्वामी केस अगर आपको याद हो, तो ये राइट टू प्राइवेसी का केस है, जिसमें ये कहा गया कि हाँ राइट टू प्राइवेसी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन फिर भी एक फंडामेंटल राइट है, जो मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कि मतलब उसी नेचर करेगा, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते हो, और उसको बहुत ही स्ट्रांग रीजन होना चाहिए आपके पास। अगर आप उसको वायलेट करना भी चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रीजन होना चाहिए इफ यू वांट टू वायलेट द राइट टू प्राइवेसी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम गवर्नमेंट क्या करती है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी कर सकती है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी कि नहीं। एक साथ लगभग अभी रिसेंटली पेगासस के केस में 50,000 फ़ोन नंबर्स आए हैं, जो कि 45 कंट्रीज से भी ज़्यादा हैं। इंडिया में ही लगभग 300 नंबर्स ऐसे थे जो कि इंडिया के थे, जिसमें कुछ जर्नलिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, कोर्ट स्टाफ थे, इनके नंबर्स भी आए सामने कि इनको किया गया है। एक्चुअली में पेगासस के बारे में नोटिफाई व्हाट्सएप ने किया था, जिसने ये बताया था कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और कोई पेगासस नाम का स्पाईवेयर है जो कि व्हाट्सएप के सिस्टम्स में एंटर कर रहा है और उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेसी एक सैक्रोसेंक्ट राइट है, ऐसा नहीं है कि एक ऐसा नॉर्मल राइट है, इट्स अ सैक्रोसेंक्ट राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट। और ये चीज उन्होंने प्राइवेसी को एक डिफाइन किया था आर राजगोपाल केस, जो कि 1994 का केस है, 1994 का आर राजगोपाल केस था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये चीज राइट टू प्राइवेसी के बारे में। इसके बाद 2017 आप सबको पता है लैंडमार्क ऑर्डर है, के.एस. पुट्टास्वामी केस, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया। हाँ ये जरूर है कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट कैन बी
मतलब इसको कई बार साइडलाइन किया जा सकता है, लेकिन देयर शुड बी अप्रोप्रिएट रीजनिंग। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी ढंग से कोई भी इसको बोल सकता है। स्नूपिंग कैन बी जस्टिफाइड ओनली ऑन 3 काउंट्स। सबसे पहली बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब केएस पुट्टास्वामी केस आया था तो एक टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी लॉ अगर आपको वायलेट करना है, जैसे राइट टू प्राइवेसी अगर आपको वायलेट करना है तो केवल इन कंडीशंस में हो सकता है। मतलब कि पहला, द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी बाय लॉ। पहला चीज तो रिस्ट्रिक्शन लॉ के द्वारा लगाई गया हो, मतलब बाय लॉ हो, वो चीज लॉफुल हो। दूसरी, इट मस्ट बी नेसेसरी एंड ओनली इफ अदर मीन्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब कि केवल एकमात्र तरीका स्नूपिंग ही बचे, कोई और दूसरा तरीका ना हो, तभी आपको ये करना है, मतलब कि वो चीज करनी है। तीसरा है प्रपोर्शनेट, मतलब कि जितनी जरूरत हो केवल उतनी करनी है। ऐसा नहीं कि फिर आप उनके पर्सनल स्फीयर में घुसना शुरू कर दो, आप ऐसी डिटेल लेना शुरू कर दो जो कि जरूरी ना हो। तो पहली चीज की बाय लॉ होना चाहिए, दूसरा वही एकमात्र अवेलेबल मीन्स हो, दूसरा कोई और मीन्स ना हो, एंड तीसरा कि ओनली इफ इट इज प्रपोर्शनेट, मतलब जितनी आपको करनी है, जितनी आपको जरूरत थी आपने उतनी की, उसके बाद आपने छोड़ दी। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है। एंड इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इस बार, क्योंकि इतने ब्रॉड स्केल में आपको ये भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी की क्या जरूरत थी, भाई 300 लोगों के एक साथ आपने कर दिए। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो ये राइट टू प्राइवेसी अगर वायलेट होती है और इस तरह के स्नूपिंग के चार्जेस सामने आते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, सेल्फ सेंसरशिप ये क्रिएट करता है, लोग कुछ भी बोलने में डरने लगते हैं, लोग डिसेंट नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताया कि सामने आती हैं, तो इसलिए ये चीज़ गलत है। एंड ऑथर ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए एंड इसके ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी होने के बाद इसका कुछ नतीजा निकलना चाहिए, ताकि लोगों के ऊपर जो चिलिंग इफेक्ट है वो दूर हो सके। अगला है बैटिंग फॉर एन इंपॉर्टेंट येट मिसअंडरस्टूड स्पीशीज। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है बैट्स के ऊपर। बैट्स के बारे में ऑथर ने कहा कि रिसेंटली बहुत सारी जो डिसीजेस है आपने देखा होगा, चाहे वो नीपा वायरस हो, चाहे सार्स कोरोना वायरस हो, ये सारी चीज़ें आपने देखी तो बैट्स उसमें बहुत इंक्लूडेड है ना। अब ऑथर ने कहा है कि यही बैट्स हैं जो कि रात में इंसेक्ट्स को खाते हैं, फार्म से, फील्ड्स से, पेस्ट को ख़त्म करते हैं, ग्रासलैंड्स में इंसेक्ट्स को ख़त्म करते हैं, है ना, एग्रीकल्चरल पेस्ट को ख़त्म करते हैं, डिसीज कॉजिंग मॉस्किटोज को खाते हैं। मतलब ये बहुत तरीके से हमारी मदद भी करते हैं। इसको लिख लेना ये सारी चीज़ें। आज का जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये किस तरीके से इंसेक्ट्स को खाते हैं, किस तरीके से फार्म पेस्ट को खाते हैं, किस तरीके से डिसीज कॉजिंग मॉस्किटोज को खाते हैं, सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। इसके अलावा ये नेक्टर और पॉलिनेशन के लिए भी एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, है ना। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर स्पीशीज लाइक कैश्यू, गुआवा, मैंगो, फिग, महुआ, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ये। वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली, जैसे इसके अलावा बैट की जो ड्रॉपिंग्स हैं, यानी कि गुआनो बोलते हैं, बैट की ड्रॉपिंग्स को क्या बोलते हैं, गुआनो बोलते हैं। दे आर एक्चुअली माइंड एज फर्टिलाइजर्स फॉर द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। जो बैट ड्रॉपिंग्स हैं जिनको गुआनो बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है फॉर फर्टिलाइजर। ये इंपॉर्टेंस है बैट्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बैट्स ने बहुत हेल्प की है, चाहे सोनार सिस्टम हो, चाहे राडार सिस्टम हो, उसका डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं बैट्स के थ्रू ही हुआ है। तो ये भी हमको इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए कि बैट्स का इंपॉर्टेंस बहुत रहा है। अब बैट्स जरूर मिसअंडरस्टूड हो चुके हैं, क्योंकि बैट्स के अंदर बहुत सारे वायरसेस होते हैं। ये बिल्कुल सही बात भी, ऐसा नहीं कि बैट्स के अंदर नहीं होते, लेकिन बिल्कुल सही बात है। बट बैट्स आर वेरी मतलब डिफेंडेंट फ्रॉम देम। मतलब बैट्स अपने आप को तो बचा लेते हैं, लेकिन बैट्स के कारण वो डिसीजेस दूसरों को फैलने लगती है, ऐसा क्लेम किया जाता है। इसीलिए काफ़ी मिसअंडरस्टैंड भी किया जाता है बैट्स को। अब ऑथर ने कहा है कि एक ट्राइब है नागालैंड की, ठीक है ना, नागालैंड के एक ट्राइब के बारे में ऑथर ने कहा है, और कहा है कि नागालैंड के जो बोमर लोग हैं, बॉमर या बूमर जो भी आप पढ़ना चाहें, तो यहाँ पे बोमर ट्राइब के जो लोग हैं नागालैंड में रहते हैं, ये ट्रेडिशनली बैट्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते आए हैं, बैट्स के साथ बहुत रहते हैं। और यहाँ पे ये बैट्स को कई बार केव से भगाने का भी काम करते हैं। मीमी स्मोक जो कहा जाता है, मीमी यहाँ पे इकट्ठा होकर इन केव से बैट्स को हटाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी बीमारियाँ नहीं फैलती हैं। ऑथर ने कहा है कि क्या रीज़न है कि इस समय मतलब
कहना चाहिए कि बैट्स को इतना मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। ऑथर ने सबसे पहले रीज़न ये दिया है कि हमने एक तो इंक्रोचमेंट कर दिया, हमने लैंड यूज चेंज कर दिया, हमने जहाँ तहाँ देखो घर बना दिए। पहले इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था ह्यूमन, क्योंकि बैट्स के उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे और बैट्स हमारे में इंटरफेयर नहीं करते थे। बट चूंकि हमने इतना इंक्रोचमेंट कर दिया है, हमने इतना उनके लैंड को रिक्लेम कर लिया है कि बैट्स रहेंगे कहाँ, बैट्स केव्स में नहीं रह सकते, बैट्स की केव्स की जगह हमने रोड्स बना दी, तो वो रहेंगे कहाँ? अल्टीमेटली उनको रहना कहाँ पड़ेगा? ह्यूमंस के बीच में रहना पड़ेगा। तो जो हमने उनके साथ नुकसान किया है उनका, उस कारण से ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन द इंटरेक्शन हैज इंक्रीज। तो ऑथर ने सजेशन क्या दिया है? सजेशन ये दिया कि हमको इनके साथ रहना सीखना पड़ेगा, हमको इनको भी जगह देनी पड़ेगी। NCBS जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग को भी स्टडी कर रहा है वायरसेस की, कि किस तरीके से बैट्स अपने आप को सेव करते हैं और किस तरीके से वो इम्यूनिटी हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं कि वायरसेस अपने आप को बचा सके। तो इनकी जीनोम स्टडी से काफ़ी कुछ निकलेगा। इसके अलावा वन हेल्थ, आप सबको पता होगा, वन हेल्थ जो है वो ह्यूमन हेल्थ को एनिमल हेल्थ के साथ लिंक करके पढ़ने का, इन्वायरमेंट के साथ लिंक करके पढ़ने की स्टडी है वन हेल्थ। और वन हेल्थ ही सोल्यूशन है, वन हेल्थ इज द सोल्यूशन। अभी तक हम लोग आइसोलेशन में मोनोलिथ में स्टडी करते थे केवल ह्यूमंस को, लेकिन ह्यूमंस, एनिमल्स और इन्वायरमेंट तीनों को ही स्टडी करना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई नतीजा निकल सकता है। तो ऑथर ने यही कहा है कि हमको ये सारी चीजें करने की जरूरत है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। सेंटर अमेंड्स रूल्स टू क्लियर द 10 ईयर एक्सटेंशन। अब कल मैंने आपको बताया था कि सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए हैं जिसमें वो जो CBI का डायरेक्टर है और जो ED का डायरेक्टर है उनका टर्म 5 साल तक बढ़ा सकता, मतलब टोटल 5 साल तक का किया जा सकता है। पहले 2 साल था, मतलब कि अब उसको एक्सटेंशन दिया सकता है। इसी के रेफरेंस में उन्होंने एक नया रूल, जिसको कि बोलते हैं फंडामेंटल रूल्स 1922 के फंडामेंटल रूल्स हैं 1922 के, जिसमें इन्होंने इन दोनों पोस्ट को ऐड कर दिया है। ऑलरेडी वहां पे और पोस्ट थी, लेकिन जो फंडामेंटल रूल्स 1922 हैं ये 2 साल तक के एक्सटेंशन की बात करते हैं। ये आपको याद रखना है, जो फंडामेंटल रूल्स 1922 है ना, ये 2 साल तक के एक्सटेंशन की बात करते हैं। इसमें और भी बॉडीज हैं, जैसे कि इसमें डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&AW, एंड इसके अलावा CBI, अब CBI डायरेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत। और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेड हैं, डायरेक्टर है, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंतर्गत। तो ये रूल्स में कुछ चेंजेस हैं, याद रखेगा फंडामेंटल रूल्स 1922 इसमें, लेकिन 2 साल तक का ही एक्सटेंशन की बात की गई है। हिस्टोरियन बाबा साहेब पुरंदरे पासेस अवे। तो यहाँ पे हिस्टोरियन है बाबा साहेब पुरंदरे, जो कि एक्चुअली में पद्म विभूषण भी हैं, एमिनेंट हिस्टोरियन रह चुके हैं, पद्म विभूषण है। एंड ही हैज़ रिटन मोर और लेस ओवर शिवाजी के ऊपर बहुत सारा इन्होंने मटेरियल लिखा हुआ है। एंड ही वॉज एन अथॉरिटी ऑन द 17th सेंचुरी मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके ऊपर काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है। बाबा साहेब पुरंदरे, ही हैज़ पास्ड अवे, काफ़ी जो इट्स अ बिग लॉस टू द history community, and a gem of Indian history has been lost. आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। अर्बन फैक्टर्स नॉट फार्म फायर्स कॉज ऑफ पोल्यूशन। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिपोर्ट गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि भैया स्टबल बर्निंग तो केवल 10% ही मतलब पोल्यूशन का कॉज थी, अदरवाइज जो रेस्ट 76% है पोल्यूशन है वो आपका कहाँ से हो रहा है, वो आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से हो रहा है, वो आपका इंडस्ट्री से हो रहा है, वेहिकुलर एग्जॉस्ट से हो रहा है, रोड डस्ट से हो रहा है। ये सारे मेजर कॉजेज हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आप इसको याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम पहले ही कह रहे थे आप लोगों को कि ये चीज़ है और आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब देखो आप यही चीज़ मान रहे हो ना। ICMR ने भी कुछ सजेशंस दिए हैं कि 2 चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो आपको कोल का यूज़ ख़त्म करना है। अगर आप क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हो तो कोल का यूज़ आपको ख़त्म करना है। दूसरी चीज़ जो कैटल रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कि जो पेड़ चरते हैं, घास चर लेती हैं, नुकसान पहुंचाते हैं जानवर, उनको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। जो कैटल रेयरिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी चेंज करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वॉट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ICMR। एंड इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करो, है ना। तो और इंडिया ने जो है वो मीथेन प्लेज साइन नहीं की है। इंडिया ने मीथेन प्लेज साइन नहीं की है। मीथेन प्लेज क्या है, याद रखिएगा। मीथेन प्लेज है कि 2030 तक, 2030 तक 30% जो आपका मीथेन है, 30% जो मीथेन है उसका यूज़ कम कर देना है बाय द 2020 लेवल। 2020 के लेवल से 30% तक मीथेन का यूज़ कम कर देना है बाय 2030 तक, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 2030 तक मीथेन प्लेज किया था। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं। WPI इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 12.5%। WPI ने कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको बता दूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है ये होलसेल प्राइजेस पे होता है। मतलब कि देखो क्या होता है, रिटेलर हम तो खरीदते हैं रिटेलर से, हम खरीदते हैं CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। हमारे लिए जो इन्फ्लेशन का मेजर है ना वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, क्योंकि हम रिटेल शॉप से रिटेलर के प्राइस पे खरीदते हैं। रिटेलर कहाँ से लाता है, होलसेल प्राइस पे ले आता है। तो एक्चुअली में होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो होलसेल प्राइजेस पे डिपेंड करता है। एंड ये वो गुड्स हैं जो कॉर्पोरेशंस के बीच में ट्रेड होते हैं, मतलब उस प्राइस पे जो कॉर्पोरेशंस के बीच में ट्रेड हो उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस, है ना। फिर बाद में हम तो रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं। अब इसको निकालता कौन है होलसेल प्राइस इंडेक्स को, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, याद रखिएगा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो इसको निकालता है। ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच में आता है, उनके अंतर्गत आता है, वो निकालता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को। एंड इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिवाइज किया गया है फ्रॉम 2005 इसका जो बेस ईयर है उसको रिवाइज किया गया है। 2004-05 पहले था, अब 2011-12 हो गया है। और इसके अंदर जो कमोडिटीज हैं वो केवल गुड्स देखी जाती हैं। CPI के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड रहता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर केवल गुड्स रहते हैं, ठीक है ना। ये आपको ये थोड़ा याद रखना है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है। बेस ईयर इसका 11-12 कर दिया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं तो उसमें प्राइमरी आर्टिकल्स मेजर कंपोनेंट है। प्राइमरी आर्टिकल्स फिर सब डिवाइडेड है फूड आर्टिकल्स एंड नॉन फूड आर्टिकल्स में, ठीक है ना। सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन है कंपोनेंट्स का वो है प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर दो आते हैं, फूड आर्टिकल्स एंड नॉन फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स में सेरेल्स, पैडी, वीट, पल्सेस ये सब आता है। नॉन फूड आर्टिकल्स में ऑयल, सीड्स, मिनरल्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम आता है, ठीक है ना। फिर दूसरा जो बास्केट में है इंपॉर्टेंट वो फ्यूल एंड पावर है, जिसमें आपका पेट्रोल, डीजल, LPG ये सब आता है। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते हैं जिसमें आपके टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, पेपर्स, केमिकल्स ये सब आता है। ये याद रखना है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट्स जैसे शुगर, टोबैको प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स, एनिमल ऑयल, फैट्स ये भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 कैटेगराइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी आर्टिकल्स के अंतर्गत ये देखो मैं लिख भी देता हूँ आप लोग के लिए। देखो पहला होता है प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें आता है आपका फूड और नॉन फूड कैटेगरी, ठीक है, नॉन फूड। फिर इसके अलावा दूसरा मैंने बताया था फ्यूल एंड पावर, इसमें LPG और ये सब आता है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते हैं, टेक्सटाइल हो गया, अपैरल्स हो गया। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में फिर आपका फूड जो मैन्युफैक्चर्ड है वो भी आता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। इंडियन कॉफी आउटपुट हिट बाय रेन, तो यहाँ पे इंडिया की जो अरेबिका कॉफी है, इंडिया की अरेबिका कॉफी है, इसका प्रोडक्शन लगभग 30% तक ड्रॉप हुआ है। एंड रोबस्टा जो कॉफी है, रोबस्टा भी कॉफी है, अरेबिका एंड रोबस्टा कॉफी की वैरायटी है। रोबस्टा कॉफी लगभग 20% जो मतलब प्रोडक्शन है वो डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेन्स, है ना। तो एक्सेसिव रेन्स जो है वो काफी बड़ा कॉज है। इसके अलावा ब्राजील का जो ब्राजील में जो फ्रॉस्ट आया था उस कारण से वहां का भी प्रोडक्शन कॉफी का घटा, इस कारण से हम इंपोर्ट भी कम कर पा रहे हैं। तो कॉफी की कमी है, देख लो चाय पे शिफ्ट कर जाओ। मैं तो चाय ही पीता हूं, वैसे आप भी चाय पे शिफ्ट कर सकते हैं। So that is the thing which is important. Text and context में building a multi-tier air defense system, ये लास्ट आर्टिकल है आज का। और यहाँ पे बात चल रही है S-400 यानी कि जो ट्रायम्फ, मैं इसको ट्रायम्फ बोलता था आप लोग के पास लेकिन कभी आता नहीं था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है S-400 ट्रायम्फ। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये वर्ल्ड का एक मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी इंडिया ने 15% एडवांस अमाउंट पे कर दिया है, जिसके लिए जो डिलीवरी है वो 2023 तक अब कंप्लीट हो जाएगी। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी जरूरत भी थी हमको। और इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं अल्माज एंटी स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया, इसको याद रखिएगा। देखो अल्माज एंटी स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया, एंड दिस इज अ सिस्टम व्हिच कैन प्रोवाइड एयर इंटरसेप्शन अगेंस्ट अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स, एयरबॉर्न मिसाइल्स, स्ट्रैटेजिक कैरियर्स, टैक्टिकल एंड थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल्स, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो इन सब से प्रोटेक्शन मिलेगी। किससे अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स, एयरबॉर्न मिसाइल स्ट्रैटेजिक कैरियर्स, टैक्टिकल एंड थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल्स,
मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन सब से हमको मतलब वो मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी। और काफ़ी नाराज़ भी चल रहा था यूएसए हमसे, तो अभी बात ये है कि यूएसए के साथ हमारा 2+2 डायलॉग होने वाला है, जिसमें ये मुद्दा काफ़ी टॉप पे रहेगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। S-400 जो है वो 1993 में बनना शुरू हुआ सोवियत यूनियन में, लेकिन फिर कोलैप्स हो गया, उस समय पे हुआ था, तो इस कारण से थोड़ा डिले हो गया, एंड फिर 1999 2000 तक गया, एंड ऑपरेशनल सर्विस जो है वो 2007-2015 में स्टार्ट हुई, ठीक है ना, ये आपको याद रख सकते हैं। एंड S-400 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये गैप फिल करता है, जो इंडिया के नेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क में जो गैप है उसको फिल करने का काम करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो हमने ऑलरेडी इंडिया का जो इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको DRDO ने डेवलप किया है। एंड अब जो ये नया एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम कंट्री में ले आएगा, है ना। इंडिया का ऑलरेडी इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है ना। इंडिया का ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको DRDO ने बनाया है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जब ये आ गया तो मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम हमको अवेलेबल हो गया, ये आप याद रख सकते हैं। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड काटसा से देखते हैं किस तरीके से यूएसए इसको अप्रोच करता है। तो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। साला एंड माने दोनों की फोटो आई थी, आर्टिकल पढ़ने का मन बहुत है मेरा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं करा है, लेकिन आई विल रीड इट एंड आई विल टेल यू अगर कुछ अच्छा आया तो। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।